पॉजिटिवली खत्म करेंगे। उसके बाद हमला हो गया। तो उनका कहना है कि हमको इनकी मुस्कुराहट से, इनकी शेक हैंड से कोई मतलब नहीं है। ये पूरे की पूरा मुजस्समा ही भरोसे के लायक नहीं है। तो आज ईरान जो अविश्वास की बात कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने दो बार चोट खाई है इनसे, सिर्फ भरोसे के नाम पर। इसीलिए ईरान इन पे भरोसा नहीं कर रहा है। और हमले की बात जहां तक है मुमताज भाई, बिना अमेरिका की सहमति के इसराइल की हैसियत नहीं, औकात नहीं हमला करने की। स्पीकर हैं मजलिस के यानी ईरानियन पार्लियामेंट के मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उनका एक बयान गुज़िश्ता 24 घंटे से सरफेस कर रहा है। उसके अंदर उन्होंने साफ-साफ कहा है कि मुज़ाकरात की सारी ज़िम्मेदारी वाहिद तौर पर ईरान की नहीं है। इसके लिए अमेरिका भी ज़िम्मेदार है और अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसकी जो है खमियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। देख रहे हैं हालात को, क्या क्या लग रहा है कि क्या हिमाकत जो है इजराइल या अमेरिका कर सकते हैं फिलहाल? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई और जो है नाजरीन का सबका इस्तकबाल है। और देखिए इस वक्त जो कुछ है सूरत हाल वो ये है कि इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, इसराइल काज़ नाम है, उन्होंने एक वार्निंग दी है, बल्कि एक तरह से उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि ईरान पर जो है किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है, या ख़ास तौर से मुज्तबा ख़ामनेई साहब जो इस वक्त नए रूहानी पेशवा हैं ईरान के रहनुमाए आला, तो उनको इसराइल टारगेट कर सकता है। तो इस जो ये है एक तरह से धमकी इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दी है, जिसका जवाब अब्बास इराक़ची की तरफ से आया है जो कि वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के। अब्बास इराक़ची ने बोला है कि हम इसराइल को सबक सिखा देंगे अगर उसने ऐसा करने की कोशिश। ज़ाहिर सी बात है कि भई ईरान ने सबक सिखाया है और ईरान ने अपना पोटेंशियल शो किया है दुनिया के सामने, बाकायदे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, ईरान ने दिखाया है उसको कि भई कितनी कैपेबिलिटीज़ हमारे पास हैं। नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 ये कि दोहा के अंदर जो कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जेडी वेंस का अभी एक लेटेस्ट बयान आया है, जिसको राइटर्स वगैरह ने और बहुत सारी एजेंसीज़ ने उसको दिया है अभी। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने कहा है कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में दोहा में ईरान और अमेरिका और दीगर फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर बातचीत हुई थी, जो इस्लामाबाद के अंदर बातचीत हुई थी, जेडी वेंस जिसमें शामिल थे, इन दोनों के अंदर ईरान का जो डेलीगेशन था वो बिल्कुल आमने-सामने बैठे थे दोनों। लेकिन जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हैं उसके अंदर क्या है कि पाकिस्तान और क़तर वगैरह के बैठे हुए हैं, उनके साथ अमेरिका की अलग बातचीत हो रही है, ईरान का जो है डेलीगेशन उनके साथ अलग बातचीत हो रही है। आपको याद होगा जो स्पीकर हैं मजलिस के यानी ईरानियन पार्लियामेंट के मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उनका एक बयान गुज़िश्ता 24 घंटे से सरफेस कर रहा है। उसके अंदर उन्होंने साफ-साफ कहा है कि मुज़ाकरात की सारी ज़िम्मेदारी वाहिद तौर पर ईरान की नहीं है। इसके लिए अमेरिका भी ज़िम्मेदार है और अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसकी जो है खमियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात ये है कि एक मुकम्मल तौर पर इंतबाह है, एक रेड लाइन ईरान ने खींच दी है कि भई आपको आपकी अपनी हुदूद हैं, जिसके अंदर रहना है आपको। दूसरी सबसे अहम पेशरफ्त है वो ये आ रही है, अभी जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के अंदर, कि जो फ्यूनरल प्रोसेशन होगा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का, तो उसके अंदर कौन-कौन गैर मुल्की रहनुमा शामिल होंगे। तो रूस के जो हैं नंबर 2 की पोज़ीशन में व्लादिमीर पुतिन के बाद, वो हैं दिमित्री मेदवेदेव। आप लोगों को मालूम होगा कि वो साबिक सदर हैं रूस के। उसके अलावा जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है रूस की, वो उसके डिप्टी चीफ हैं। जो उसका चीफ होता है वो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से पुतिन के नंबर 2 हैं जो हमें ईरान में मिलेंगे देखने को 2-3 रोज़ के अंदर। भारत से जो है अपोज़िशन के जो रहनुमा हैं सलमान खुर्शीद, जम्मू और कश्मीर की एक साबिक वज़ीर आला हैं, महबूबा मुफ्ती, ये लोग भी ईरान जा रहे हैं। उसके अलावा भारत सरकार ने अता हसनैन, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, बिहार के गवर्नर, उनको भेज रही है हुकूमती सतह पे। उसके अलावा जो हैं पवित्र मार्ग्रेटा, वो जा रहे हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारिजा। तो ये जो है हुकूमती सतह पे और दीगर। अगर हम इसका एक छोटा-सा एक तज़्ज़िया करें, 2-4 मिनट
और लूँगा मैं मुमताज़ भाई अपने इस ओपनिंग उसमें। तो अगर हम उसका थोड़ा-सा जायज़ा लें, तज़किया करें तो हम ये पाते हैं कि एक होती है हुकूमती सतह की डिप्लोमेसी, सिफ़ारतकारी, एक होती है अवामी सतह की सिफ़ारतकारी। ईरान जो है वो पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर भी एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से तो अगर वो पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर एज ले रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि अवामी सतह पर ईरान अपनी जो है शबीह बहुत ज़्यादा उस्तवार करने में, मुस्तहकम करने में कामयाब दिखाई दे रहा है। बड़े-बड़े अवामी सतह के लोग, चाहे जमात-उल उलमा-ए-हिंद हो, जमात-ए-इस्लामी हिंद हो या जो दीगर लोग हैं, अगर हम भारत की बात करें, इनकी न सिर्फ़ विज़िट हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत सारे लीडरों की, ईरानी सफारत खाने की, बल्कि इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन और बहुत सारे लोग, ये लोग ईरान भी जा रहे हैं, जो लोग फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल होंगे, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब के उसमें। तो आप देखिए कि ये कितनी बड़ी जो है ईरान की जीत है और दूसरी तरफ इसराइल कहाँ खड़ा है। ट्रंप को ट्वीट करके कई बार इसका मंजर-ए-आम पर इस बात को लाना पड़ रहा है कि नेतन्याहू तुम्हारी वजह से इसराइल यहूदियों में भी तन्हा हो रहा है, तुम्हारी वजह से इसराइल पूरी दुनिया में तन्हा हो रहा है, तुम्हारी वजह से इसराइल को यहूदी भी नीची नज़रों से देखने लगे हैं। तो आप दोनों का मुआज़ना कीजिए कि दोनों जो है पब्लिक डिप्लोमेसी में कहाँ हैं। तो सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है, ईरान एज लिए हुए है और वो हर महाज पर और ये बहुत ही क्लोज़ली दुनिया में वॉच की जाएगी कि जिस वक़्त चीन के और पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के वज़राए-आज़म या प्रेज़िडेंट्स या हेड ऑफ़ द स्टेट्स तेहरान में होंगे, तो उस वक़्त क्या होगा? तो ईरान जो है हुकूमती और अवामी दोनों सतह पर अपनी सिफ़ारतकारी का एक तरह से जौहर दिखा रहा है, एक अदीमुल मिसाल मुज़ाहिरा पेश कर रहा है। जी मुमताज़ भाई। बिल्कुल। और देखिए यही ईरान की एक शनाख्त बनती जा रही है कि कितने ठंडे तरीके से और कितने बेहतर तरीके से डिप्लोमेसी को तय कर रहा है ईरान। और ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। इराकी संसद के कई हाई रैंकिंग अधिकारी यानी अफसरान और राजनीतिक लीडर देश छोड़कर भाग रहे हैं। और मुझे लग रहा है वहां जिस तरह छापेमारी हो रही है और जो वहाँ पे करप्शन में मुलव्विस लोग हैं वो शायद ऐसा हो रहा है। अभी मैं राशिद साहब से भी जानूंगा इस पे और अब्दुल वाहिद साहब से भी कि वजह क्या है। लेकिन सारी अभी तवज्जो वो इस वक्त जो है वो ईरान पर है। यहाँ पे एक और खबर जदीद साहब ने दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के एयरफोर्स के सोर्सेस से जानकारी साझा हुई है कि रशिया ईरान के लिए तेज स्पीड से 30 जेट्स SU-35 तैयार कर रहा है, जो कि 2027 के शुरू में। अब ये सब खबरें देखिए तो चलती ही रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो है वहां पे तैयारी। राशिद साहब कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारी? राशिद साहब पहले मैं तारुफ करा देता हूँ, मुझे लगा शायद हो गया लेकिन अब याद आया। देखिए जो नए लोग हैं मैं रोज ही तारुफ कराता हूँ, लेकिन ये हमारी ड्यूटी भी है कि नए लोग जो आए हैं, बिल्कुल मैं एक बार कह भी रहा था कि बिल्कुल हमारा काम वैसा ही है जैसे एयर होस्टेस जो है वो उनका काम है कि सब बताना, गाइडलाइन जहाज चलने से पहले, उड़ने से पहले। तो वैसे ही जो है यहाँ हमारे राशिद साहब जो है वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे एक रिसर्चर की हैसियत रखते हैं और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पेश करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। राशिद साहब कैसे देख रहे हैं हालात को? क्या लग रहा है, दुनिया भर से लोग ईरान पहुंच रहे हैं लेकिन धमकियां जो है वो जारी हैं? जी मुमताज भाई, धमकियां तो आप देख रहे हैं कि युद्ध होने से पहले से चल रही हैं। धमकियां तो युद्ध से पहले से चल रही हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि वाक युद्ध, वो तो शुरू से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये चीजें जो हैं आप अगर देखेंगे तो ये यूक्रेन और रशिया में भी दिखेगा। दोनों एक दूसरे को धमकियां भी देते हैं, हमले भी करते हैं। तो धमकियां तो चलता रह गई है। लेकिन जो बात कही है, अभी बताया अब्दुल वाहिद साहब ने कि इज़राइल का जो वहाँ का
रक्षा मंत्री है, उसने ये धमकी दी है कि हम ऐसा करेंगे ईरान पे, तो वो इजराइल है, वो ऐसी हिमाकत कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे करेगा, वो कर सकता है अगर उसको अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कभी नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखिए, उसको अपनी इमेज की कोई फिक्र नहीं है। पूरी दुनिया से हम कहते हैं 15 कंट्री से भी लोग जा रहे हैं अगर, तो एक बहुत बड़ी बात है। अब वहां पर आप अटैक कर दोगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए कंडम वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको फिक्र ही कहाँ है कंडम की? आप लेबनान पर अटैक करते रहे, गाजा को तबाह करते रहे, लोग कंडम करते रहे, आपके ऊपर कोई असर नहीं। आज ये हालात हो गए हैं कि आप अलग थलग पड़े हो। एक दो मुल्क हैं जो खुल के आपके साथ हैं, बाकी 4-6 मुल्क हैं जो पीछे से चोरी छुपे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। खुल के आने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि उनकी इमेज खराब हो जाएगी। तो इसलिए उसको इस चीज की फिक्र नहीं है कि हम अलग थलग पड़ जाएंगे। उसके टारगेट में कहीं ना कहीं मुश्तबा खामनाई साहब हैं, और वो सोचता है कि अगर इनको भी हम मार देते हैं, इनको भी खत्म कर देते हैं, तो शायद बैकफुट पे ईरान आ जाए। जबकि ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जो चिंगारी खुमैनी साहब ने जलाई थी, तख्ता पलट किया था, तो ऐसा नहीं कि खुमैनी साहब की डेथ के बाद ईरान का निज़ाम कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ बदला, कुछ डिसबैलेंस हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ का निज़ाम एक सेटअप बना हुआ है, जिसे कहते हैं ऑटो मोड। खाली आपके चाहे सुप्रीम लीडर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे आईआरजीसी चीफ हो, आप मारते रहोगे, दूसरे आगे सेट होते रहेंगे, लेकिन वो चलती रहेगी। जैसे आपका होता नहीं, ट्रेन चली इलाहाबाद से बॉम्बे के लिए, रास्ते में 3 ऐसे स्टॉपेज होते हैं जहां पर ड्राइवर चेंज हो जाते हैं, लेकिन ट्रेन का रूट नहीं चेंज होता, ट्रेन की स्पीड नहीं चेंज होती, ट्रेन चलती रहती है। तो ईरान का निज़ाम भी ऐसे ही है कि जो मोज़ैक सिस्टम लेकर के आ गए, उसमें डिस्टरबेंस नाम की कोई चीज नहीं है। वो चलता रहेगा, हमला हो रहा है तो होता रहेगा, अधिकारी चेंज हो जाएंगे, आपने एक को मारा दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे को मारा तीसरा खड़ा हुआ, वो चलने वाली प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। तो जिस तरीके से अमेरिका इस वार्ता को आगे बढ़ा रहा है, उसके ऊपर कतर से एक बयान कल आया था कि कतर के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका अगर चाहता है कि शांतिपूर्वक वार्ता चले और अपने अंतिम पड़ाव तक जाए, तो उनको अपनी कही हुई बातों पे स्टेबल रहना पड़ेगा। यानी कतर का भी कहना है कि अमेरिका के अपने एक्शन में, अपनी एक्टिविटी में स्टेबिलिटी नहीं है। वो कभी कुछ करने को कहता है, कभी कुछ करने लगता है। तो इस तरीके से कतर का मानना है कि हम एक सकारात्मक डील की तरफ नहीं जा सकते हैं। हुर्मुज़ जो एमओयू साइन हुआ था, उसमें हुर्मुज़ खुलने का था, हुर्मुज़ बंद होने का कोई ऑप्शन नहीं था उसमें। लेकिन उसमें ये भी था कि आप धमकी भी नहीं दोगे, दोनों एक दूसरे को धमकी भी नहीं देंगे, लेकिन अटैक किया, हमला किया। जहां पर धमकी न देने की बात है, उसके बाद हमला कर देना अमेरिका का, तो आप खुद वॉयलेट कर रहे हो। आपकी अपनी सोच में, आपकी अपनी वर्क स्टाइल में कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि नहीं, हमको हमला नहीं करना है, हमको बात को सकारात्मक तरीके से आगे लेके जाना है। और ये बात हम आपसे कई मर्तबा बता चुके हैं कि ईरान जो है, वो अब किसी भी टेबल पर जेडी वेंस और आपका स्टीव, देखिए नाम भूल गया उसका, कुशनर, सॉरी जेडी वेंस, सॉरी उनको गलत बोलना है, स्टीव बिटकॉफ और जेडी कुशनर, इनके साथ ईरान बैठना नहीं चाहता टेबल पे। क्योंकि जब भी इनके साथ बैठने की बात आती है, वो 2 हमले और वो 2 वार्ताएं रिपीट की जाती हैं।
आपने देखा आमने सामने जो वार्ता हुई वो जेडी वेंस के साथ में हुई, क्योंकि ईरान ने जेडी वेंस को अपना मेन आदमी समझा बात करने वाला। उसने जिनेवा में भी स्टीव बिटकॉफ और कोशनर को कोई वैल्यू नहीं दिया ईरान ने। जब ये कतर में आए बात करने के लिए, कोई फेस टू फेस नहीं, क्योंकि इन धोखेबाजों को ईरान अच्छे से पहचानता है। पहले जब बात होती थी वही चीज जो उनका कहना था, अब्बास राजी साहब ने कहा था एक बार एक पॉडकास्ट में कि 26 फरवरी रहा हो या वो जून की आखिरी मीटिंग रही हो 2025 की, जब टेबल से उठे तो दोनों ने मुस्कुरा करके हाथ मिलाया और बातों पर डन किया कि हम एक अच्छे उस पर जा रहे हैं, जल्दी ये मामला को हम लोग पॉजिटिवली खत्म करेंगे। उसके बाद हमला हो गया। तो उनका कहना है कि हमको इनकी मुस्कुराहट से, इनके शेक हैंड से कोई मतलब नहीं है। ये पूरे की पूरा मुजस्समा ही भरोसे के लायक नहीं है। तो आज ईरान जो अविश्वास की बात कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने दो बार चोट खाई है इनसे, सिर्फ भरोसे के नाम पर। इसलिए ईरान इन पे भरोसा नहीं कर रहा है। और हमले की बात जहां तक है मुमताज भाई, बिना अमेरिका की सहमति के इजराइल की हैसियत नहीं, औकात नहीं हमला करने की। वो लेबनान पे मार रहा है, ठीक है, वो जानता है कि इतना तगड़ा जवाब नहीं मिलेगा। वो गाजा में कर रहा, करता ही चला आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गाजा तो लोगों के आदी हो चुके हैं। हम सुनते हैं, आप सुनते कितने मरे? 5 मरे, अच्छा अच्छा ठीक है। 3 मरे, अच्छा ठीक है, रोज की बात है। और जिस दिन ये गिनती इजराइल में शुरू हो जाएगी कि 5 मरे दोस्त, कभी 3 मरे, कभी 7 मरे, आप देखिए बैकफुट पे आ जाएगा इजराइल। क्योंकि उनके यहाँ जान की कीमत है, लेकिन वो दूसरों की जान की कीमत नहीं समझते। और जो जिस तरीके की हमले लेबनान पे इजराइल कर रहा है, उसी पैटर्न का उतना ही बड़ा हमला आज से कल तक में रशिया ने किया है। जेलेंस्की तिलमिला गए उस पे, जर्मनी की यात्रा छोड़ के भागे। जिस तरीके से यूक्रेन पर भयंकर हमला किया, बड़ा हमला किया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन उसकी ऑयल फैसिलिटी, गैस एनर्जी पर रेगुलर अटैक, बड़े अटैक कर रहा है। और हम लोग बात करते थे कुछ दिन पहले, आपने अगर याद हो, कि ईरान को रशिया एयर डिफेंस दे देगा तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा। अब आप खुद देखिए कि रशिया अपनी फैसिलिटी से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसका S-400 इतना माना हुआ एयर डिफेंस है, कहाँ है? कहाँ लगाया उसने उसको? वो अपनी फैसिलिटी से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े हमले हो रहे हैं उसके ऊपर, यूक्रेन के। तो जिसके जवाब में पलटवार किया है कल और आज, और कम से कम वहां पर 18 लोगों की डेथ हुई है, 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, सिविलियन एरिया टारगेट हुआ है। हम ये नहीं कहते कि इजराइल ने किया या रशिया ने किया तो बहुत अच्छा, यूक्रेन पे किया तो बहुत अच्छा। हमारे लिए वो भी गलत है, जैसे हमारे लिए गाजा में गलत है, जैसे हमारे लिए लेबनान में गलत है, वैसे हमारे लिए यूक्रेन में भी गलत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी फीलिंग के हिसाब से चूज एंड पिक वाला गेम खेलें, कि हमारे इमोशन उसके अगेंस्ट है यूक्रेन के, क्योंकि यूक्रेन जो है वो इजराइल का साथी है, होगा साथी इजराइल का। आज आपने कहा 1000 दिन हो गए हैं 2023 जो इजराइल पे अटैक हुआ था। हम उसकी आज भी उसका कंडेम करते हैं, नहीं करना चाहिए था ऐसे। आम सिविलियन को नहीं मारना चाहिए था। आपने अटैक किया था, आप IDF को पकड़ते, आप उनकी फैसिलिटीज को पकड़ते,
आपको सिविलियन को नहीं मारना चाहिए था।